में, क्योंकि एआईजीटी थ्योरेटिकल पार्ट है, वो न्यूमेरिकल पार्ट है, फिजिकल में पढ़ चुके ऑलरेडी, तो फिर दोबारा अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, अभी 1 मिनट वेट करो इसमें। स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सर। हाँ यस सर। सर। चलो ठीक है फिर। यस सर। तुम लोगों का जो बुकलेट है, तुम्हें बुकलेट में देखना है और स्क्रीन पे भी देखना है। जहाँ पे मैं बस अंडरलाइन करूँ, बस तुम्हें भी अंडरलाइन करते जाना है, जो कि क्योंकि इसमें कुछ भी अगर मैं भी लिखा हूँ तो एज इट इज रहेगा ही है, तो अलग से फिर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम लोग नोटबुक में लिख ही रहे थे, बट एक एक आज का लेक्चर जो उसको डायरेक्टली हम लोग बुकलेट से देख पाएंगे यहाँ पे। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो अपने बुकलेट में भी देखो तो सेक्शन एच जो है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। देखो इसमें करना क्या होता है हम लोगों को, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है या कोई भी कंपाउंड्स गिवन है, उस कंपाउंड्स में कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, या उसके अलावा और भी कोई एटम लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, जो भी एटम है, किसी कंपाउंड्स में वो एटम प्रेजेंट है या नहीं, उसी को डिटेक्ट करना है, उसी को एनालाइज करना है वहां पे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग क्या है? किसी कंपाउंड्स में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन या और भी कोई एटम हो, वो प्रेजेंट है या नहीं है, उसको डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे वहां पे। तो सबसे फर्स्ट है इसमें H1, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, उसी को डिटेक्ट करना है। तो वो कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे? उसके लिए पॉइंट्स यहाँ पे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाई हीटिंग द कंपाउंड विद कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड दैट मीन CuO, इसके साथ उसका रिएक्शन कर देंगे उस कंपाउंड्स का। तो जो भी कंपाउंड्स है, बाय हीटिंग द कंपाउंड, इसके साथ कंपाउंड को हीट करना है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड CuO के साथ। और वो जो कंपाउंड है, मुझे नहीं पता कि उसमें कार्बन या हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, वही डिटेक्ट करना है, कि पता करना उसमें। और अगर कार्बन प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड्स में, आफ्टर रिएक्शन विद कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, कार्बन प्रेजेंट इन द, देख लो स्टेटमेंट, कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतना तो पढ़े हो गए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीजन के एडिशन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इतना तो 10th में पढ़े हो गए, बहुत ज्यादा बना दिया ऑक्सीडेशन। पढ़ लिए तुम लोग यार? यस सर। आज हाँ आज ही पढ़े हो तो और अच्छी बात है, आज ही पढ़ लिया अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो। क्योंकि यहाँ पे देखो टर्म क्लियरली आ रहा है कि कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है, CO2 बन जाता है, वो उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कार्बन, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। वो यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया कि कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टेड विथ लाइम वाटर विच डेवलप स्टेबिलिटी। देखते हैं क्या मीनिंग है इसका। अब देखो वहां पे जो कंपाउंड्स होगा उसमें अगर कार्बन प्रेजेंट होगा, आफ्टर रिएक्शन विथ CuO, और हीट भी दिया जा रहा है यहाँ पे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CuO कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, और CO कार्बन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? CO2 में। और आफ्टर रिएक्शन विथ CuO, वो कंपाउंड्स में से CO2 गैस रिलीज अगर हो रहा है, हम लोग समझ पाएंगे कि उसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा। क्लियर है? जिसको कि टेस्टेड विथ लाइम वाटर विच डेवलप टर्बिडिटी। अब इसी CO2 का रिएक्शन लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर दैट मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हिट कर देते हैं, तो उसमें टर्बिडिटी डेवलप हो पाता है। और आई थिंक टर्बिडिटी का मैंने मीनिंग पहले बता रखा है, क्लाउडीनेस टाइप सर। का। वाइट टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस, इस टाइप से। सर। वाइट ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है ना? क्या पता, बता रहा हूँ, फिर से बताओ। सर यही व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है ना? बिल्कुल। अब यहाँ पे देखना है वो सब जो कि लाइम वाटर है, कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इनऑर्गेनिक का पार्ट है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे सबका अलग अलग रिएक्शन भी रहेगा।
यहाँ पे मेनली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो मेनली उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन को डिवाइड करना है वहां पे। सर ये पेज नंबर क्या है? पेज नंबर अभी तक तुम लोगों को मिला नहीं उसमें, कुछ लोगों को देखो, उसमें पेज नंबर 9 बता रहे थे कुछ सर लोग। पेज नंबर नहीं। पेज नंबर 9 पे देखो बुकलेट में, थ्योरी वाले पार्ट में मिल गया। थ्योरी वाले पार्ट में पेज नंबर 9 पे है, यस सर। तो ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा सोचना कि कार्बन प्रेजेंट होगा तो CO2 गैस रिलीज होगा, और इसी CO2 का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? लाइम वाटर। और जैसे ये लाइम वाटर बना, ये CO2 का रिएक्शन लाइम वाटर के साथ होता है, इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जब रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है? CaCO3। और इस एरो का मीनिंग क्या है? प्रेसिपिटेट। पीपीटी, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर Precipitate. पाता है, व्हाइट पीपीटी बन पाता है। और जैसे व्हाइट पीपीटी बन पाता है तो हम लोग समझ पाएंगे उस कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होगा। अब पता करना है कि उस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे? वहां पे उस कंपाउंड्स का रिएक्शन सेम CuO के साथ कर देंगे, यहाँ पे है। और जैसे इसका रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर प्लस वाटर। अब ये वाटर का रिएक्शन फर्दर कॉपर सल्फेट के साथ कर दो, और वाटर का रिएक्शन अगर कॉपर सल्फेट के साथ होता है वो क्या हो जाएगा? वहां पे CuSO4.5H2O। ये क्या आता है यहाँ पे? ब्लू कलर शो करता है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करोगे? किसी कंपाउंड्स में हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। उस कंपाउंड्स का रिएक्शन CuO के साथ कर दो, उसमें से क्या फॉर्म हो रहा होगा? H2O, अगर हाइड्रोजन होगा तो। और उसी जो सॉल्यूशन है वहां पे कॉपर प्लस H2O, उसी सॉल्यूशन में तुम कॉपर सल्फेट भी डाल दो उस सॉल्यूशन में। और कॉपर सल्फेट जैसे डाल दो तो उसमें वाटर भी प्रेजेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या कलर शो करेगा? ब्लू कलर। और जैसे ब्लू कलर आ रहा है वहां पे, हम लोग समझ पाएंगे उस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा। सर बस वाटर में कॉपर सल्फेट डालें। नहीं, उसमें कॉपर भी प्रेजेंट है। कॉपर जो होता है ये पीपीटी के फॉर्म में नीचे रहता है, यहाँ पे मेटल ही है, ये मेटल के फॉर्म में अलग हो जाता है, तो मेनली वाटर है वहां पे। वाटर इस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, और ये अगर कॉपर होगा भी वो तो मेटल के फॉर्म में वो अलग रहेगा वहां पे। या फिर इसको सेपरेट करके भी वाटर बन रहा है यहाँ पे, तो वाटर अगर, अब देखो यहाँ पे पता नहीं कि इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, लेकिन अगर वाटर फॉर्म हो रहा है, जो भी वहां पे फॉर्म हो रहा है उसका रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो ब्लू कलर शो करेगा वहां पे। हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड रहा होगा वो, उसमें उस कंपाउंड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। क्लियर है यहाँ पे? मतलब है व्हाइट पीपीटी मिली तो कार्बन और ब्लू कलर मिला तो हाइड्रोजन। बिल्कुल, ये इतना ही याद रखना है कि व्हाइट पीपीटी मिला देन कार्बन प्रेजेंट होगा, और ब्लू कलर का अगर आता है पीपीटी में जो भी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये पीपीटी नहीं फॉर्म करता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आ रहा है, हम लोग समझ पाएंगे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। बस ये दो चीज याद रखना था यहाँ पे। बिल्कुल, सेकेंड रिएक्शन जितना भी रिएक्शन रहेगा तो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शन है मेनली, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट आता है। हम लोग अभी देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें सिंपली जो तुम्हें याद रखना था कि कार्बन होगा तो व्हाइट पीपीटी, और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये जब दो रिएक्शन होगा तो उसमें फाइनली ब्लू कलर शो करेगा, ये याद रखना है। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे थे कार्बन एंड हाइड्रोजन का डिटेक्शन। बिल्कुल, वहां पे जो ट्रायंगल टाइप का बना हुआ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हीट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे एरो के ऊपर जो दिखाया गया वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम में ब्लू और ये व्हाइट ऐसा कुछ रहेगा नहीं, तुम्हें बस याद रखने के लिए रहेगा यहाँ पे। ये क्या होता है? व्हाइट, या याद रखना है कि व्हाइट ब्लू। मेनली क्वेश्चन क्या है तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहता है। क्वेश्चन ये रहता है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना है, उसका रिएक्शन किसके साथ कराता है यहाँ पे? कि एक याद रखना है तुम्हें, CuO, दोनों के केस में सेम रहता है यहाँ पे। बट इस वाले पार्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इवन ये जेई एडवांस का पार्ट भी नहीं होता है, ये मेनली जेई मेंस का पार्ट होता है। जेई मेंस से यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी देखें इसका आज का हम लोग ये जो सेक्शन H है
इसका क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा हम लोग क्वेश्चन भी आज ही कर लेंगे बुकलेट का, सेक्शन एच का जो होगा, तो वहां से क्लियर हो पाएगा वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। यहाँ पे आ रहा था तुम्हारा इसमें H1 डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स बाय लैसेंजे टेस्ट। बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, सिद्धांत ऑलमोस्ट सेम रहता है। बस एक ये छोटा टॉपिक है इसमें जो कि पार्ट नहीं रहता एडवांस का। क्यों एडवांस का पार्ट नहीं, तो वो देखो तो इसमें बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, डिफरेंट टाइप का पार्ट रहता है, फिजिकल मिक्स होता है यहाँ पे है, इसलिए एडवांस में ये नहीं रहता है। यहाँ पे मेनली मेंस का ही पार्ट रहता है। टर्बिडिटी का मतलब मैंने बताया था पहले भी, टर्बिडिटी का मतलब क्या रहता है वहां पे, क्लाउडीनेस, क्लाउड के जैसा वहां पे। क्लाउडीनेस। टर्बिडिटी का मीन्स क्या होता है, क्लाउडीनेस, वो याद रखना है वहां पे, क्लाउडीनेस या टर्बिडिटी। तो टर्बिडिटी का मीनिंग है कि ये भी याद रखना है। मान लो कोई वाटर बोतल है, ट्रांसपेरेंट होता है वो, अब उस वाटर बोतल में तुम कुछ सॉइल मिक्स कर दोगे उसमें, या कुछ ऐसा से मिक्स कर दो जो ट्रांसपेरेंट ना रहे, उसी को क्या बोलते हैं, कुछ टर्बिडिटी डेवलप हो गया वहां पे। जैसे शैम्पू मिक्स करने पे हो जाता है वैसा ही ना? बिल्कुल वैसा भी कर सकते हो, कुछ भी अगर मिक्स करने के बाद उसमें कुछ टर्बिडिटी डेवलप हो रहा है वहां पे। सर वो फेस ना। हाँ, कुछ भी कर सकते हो वहां पे, है मतलब ट्रांसपेरेंट ना रहे वो, बस कुछ डिफरेंट हो जाए वहां पे। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे नेक्स्ट है इसमें डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो मेनली कार्बन हाइड्रोजन को डिटेक्ट करना देख लिया हम लोग। उसके अलावा अगर दूसरा एलिमेंट्स प्रेजेंट हो उस कंपाउंड्स में, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिटेक्टेड बाय लेसेंजे टेस्ट। ये क्या रहा लेसेंजे टेस्ट, देखते हैं क्या होता है इसमें। The elements present in the compound are converted from their covalent form to their ionic form। अब एक पॉइंट ये याद रखना है कि जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो किस नेचर का रहेगा, कोवलेंट नेचर का रहता है, उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। हम स्टार्टिंग में पढ़े भी थे, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कैसा कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि उसमें Covalent। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक ही याद रखना है तुम्हें, जितना भी कार्बन चेन था, बेंजीन, इनका जो भी कंपाउंड था वो कैसा कंपाउंड था, कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि शेयरिंग से बॉन्डिंग हो रहा था वहां पे। वही पॉइंट लिखा गया है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड फ्रॉम देयर, स्टार्टिंग वो कोवलेंट बॉन्ड में हो, कोवलेंट कंपाउंड होगा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसको पहले क्या करते हैं, कन्वर्टेड फ्रॉम देयर कोवलेंट फॉर्म टू देयर आयनिक फॉर्म बाय फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। फ्यूजिंग का मतलब क्या, बहुत ज्यादा हीट कर रहा है। फ्यूजिंग वर्ड का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा उसको हाई टेम्परेचर पे हीट किया जा रहा है। बाय फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद सोडियम मेटल, किसके साथ हीट करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, तो कोवलेंट फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आयोनिक फॉर्म में। देखते हैं वो रिएक्शन क्या है नीचे अभी। तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है इसलिए ना? बिल्कुल बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे, क्योंकि सोडियम मेटल है, वो क्या होता है वहां पे, बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए कोई रिएक्शन यहाँ पे अगर मैं कराऊं, देखिए HCl है, इसका रिएक्शन मान लो कि तुम, HCl कैसा कंपाउंड है, ये आयोनिक या कोवैलेंट बता सकते हो अगर? कोवेलेंट, Ionic। नॉन मेटल से बने से। कोवैलेंट। Ionic। कोवैलेंट है। HCl क्या आ रहा है, कोवैलेंट। covalent, ये कोवैलेंट कंपाउंड है। अब इसका रिएक्शन क्या कर दो तुम, यहाँ पे NaOH के साथ करा दो, NaOH या फिर Na के साथ भी रह सकता है यहाँ पे। देखते हैं दोनों का अलग अलग। NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा प्रोडक्ट, NaCl plus H2। NaCl। NaCl plus H2O। H2O। NaCl कैसा कंपाउंड है, Ionic। आयोनिक। अब ये किस नेचर का हो गया, आयोनिक नेचर का हो गया। अब मान लो कि एक तुम्हारा HCl है और इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हो तुम। यहाँ पे हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर हाइड्रोजन किससे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, sp कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, ये किस नेचर का रहता है, एसिडिक। एसिडिक नेचर का। Acidic।
और एसिडिक नेचर का है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर पाता है, और ये क्या बनाएगा यहाँ पे NaCl, और एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ पे, दैट मीन्स हाफ H2, क्योंकि ऐसा हाइड्रोजन गैस वाला हम लोग रिएक्शन पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ भी अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा उसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड से किसमें चेंज हो रहा है, आयोनिक कंपाउंड्स में, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी देखेंगे अभी रिएक्शन नीचे। क्लियर है यहाँ पे कि किसी कोवेलेंट कंपाउंड्स को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा दिया जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, आयोनिक फॉर्म में। तो ठीक है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं, बस समझते जाना यहाँ पे। तो रिएक्शन नीचे सर दिया और गया एक है। एग्जांपल हाँ बताओ। सर और एक एग्जांपल देखते हैं अभी एग्जाम्पल, बहुत सारा वही एग्जाम्पल नीचे आ रहा है वहां पे, सारा एग्जाम्पल वो नीचे आएगा अभी। या कोई भी एक एग्जाम्पल देखो इसमें तुम जो लेना चाहो वहां पे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं मैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल देखना चाह रहा हूँ इसमें, यहाँ पे देखो इसमें क्या रहता है, CH3COH एसिटिक एसिड है, इसमें कहीं से भी क्या आ रहा है, सब नॉन मेटल्स आ रहा है यहाँ पे है, हाइड्रोजन भी है, तो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा। अब इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करता है, ये क्या बन जाता है यहाँ पे है, CH3C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस प्लस हाफ H2। ये भी कोवेलेंट से किसमें कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा, दैट मींस आयोनिक में। कोई भी कंपाउंड ले सकते हो यहाँ पे रैंडम सा। हाँ बताओ। तो उसे हेमीहाइड्रेट कहेंगे ना, आप स्टोर। हाँ बिल्कुल, ये क्या होता है यहाँ पे, हाफ मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, हम लोग ये बोलेंगे यहाँ पे इस रिएक्शन में। तो देखते हैं बाकी हम लोग, ये तो अलग पार्ट है। एक मिनट में स्क्रीन को नीचे लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना इस केस में, अब मान लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। साइनाइड सल्फाइड एंड हाइलाइड ऑफ सोडियम so formed on sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling it with distilled water। देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अब मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पे, और कार्बन और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है वहां पे, उसका रिएक्शन जब सोडियम मेटल के साथ कराएंगे, और हीट भी है, फ्यूजिंग का मतलब क्या था, हीट, जैसे हीट होगा तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे, NaCN, और NaCN का नेम क्या हो जाता है, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइन। वैसे भी जानते हैं CN क्या है, साइनाइड, इसका नेम क्या हो जाता है, सोडियम साइनाइड। अब मान लो कि उसमें सल्फर प्रेजेंट हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उस कंपाउंड का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ हो रहा है, तो सल्फर अगर प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में, तो सल्फर सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, Na2S, सोडियम सल्फाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड। उस कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन भी होगा, तो हाइड्रोजन सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaX, सोडियम हाइलाइड। इसी को शॉर्ट में लिखा जा रहा है, या तो साइनाइड बन रहा होगा, या सल्फाइड बन रहा होगा, या फिर हाइलाइड सोडियम का, ऑफ सोडियम। सो फाउंड ऑफ सोडियम फ्यूजन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। द एक्सट्रैक्टेड इज नॉन एज सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब यही जो तुम्हारा आ रहा है यहाँ पे NaCN, और भी कुछ वहां पे कंपाउंड्स होगा, और भी कुछ बन रहा होगा, बट इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सोडियम फ्यूजन आ रहा है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्यूज्ड मास बाय बॉइलिंग इट विद डिस्टिल्ड वाटर। इसको हम लोग फिर सेपरेट कर लेते हैं NaCN, क्योंकि और भी कुछ फॉर्म हो रहा होगा, NaCN को हम लोग सेपरेट आउट कर लेंगे यहाँ पे, साइनाइड को भी, सल्फाइड को भी, और हाइलाइड को भी। अब मान लो कि कार्बन नाइट्रोजन सल्फर तीनों एक साथ प्रेजेंट हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तीनों आपस में रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है आफ्टर रिएक्टिंग विद सोडियम, NaSCN। ये क्या बन जा रहा है, NaSCN। ये तो सिर्फ हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे है, ये जो कंपाउंड तुम्हारा बना है इसमें NaCN, साइनाइड, सल्फाइड, हाइलाइड, और ये सोडियम थायोसाइनेट। देखेंगे इसका नेम आगे अभी हम लोग। यही जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो तीनों का अलग निकाला है ना। बिल्कुल, इस तीनों को एक्सट्रैक्ट करने के बाद निकालते हैं यहाँ पे, बट हम लोग उसके लिए अलग करने की जरूरत नहीं, वहां पे लिखा जा रहा है वहां पे
कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करा करके निकालते हैं, बट उसको उतना करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सिंपली यहाँ पे जो रिएक्शन के बाद जो बन रहा है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसलिए दिया जा रहा है कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन ये बन पाता है यहाँ पे NaCl। इसी को क्या बोला जा रहा है, सोडियम फ्यूजन, या इसी को क्या बोलते हैं, लैसेंजे सॉल्यूशन। साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे बेसिकली लैसेंजे। अब सर वो यहाँ पे थायो देखते हैं- कैसे आया फोर्थ में? हाँ बताओ। फोर्थ में थायो कैसे आया? ना वो नेम रहता है यहाँ पे है, हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़ेंगे जब एक चैप्टर मैंने बताया था कि BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। देखिए पता है तुम्हें, साइनाइड, सल्फाइड, हाइलाइड। इसी तरह ये Na+ और HCN-। HCN- का नेम ही होता है वहां पे थायोसाइनेट, का नेम ही क्या यहाँ पे है, थायोसाइनेट। ये तुम्हें यहाँ पे अभी याद रखना है इसको, सोडियम थायोसाइनेट बेसिकली इसका कंप्लीट नेम आ जाएगा। ये तो मैंने अभी क्या बनाया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे। अभी नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है। अब जो NaCl बना था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसमें कि सोडियम के साथ सोडियम भी प्रेजेंट है। अब उसका टेस्ट करना है कि टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, द सोडियम फ्यूजन जी, सर। एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, दैट मींस सर NaCl। प्रोसेस को हाँ बताओ। सर उस प्रोसेस को सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहा जाता है या उस प्रोडक्ट? इस प्रोडक्ट को NaCl जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, NaCl को बोला जा रहा है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, इसको भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट प्रोसेस को है, इस प्रोडक्ट को। तो देखते हैं यहाँ पे, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद आयरन सेकेंड सल्फेट, FeSO4 के साथ हीट कर देते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को, दैट मींस NaCl। then acidified with dilute sulfuric acid, the formation of Prussian blue or green color confirms the presence of nitrogen। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है, या फिर उसके अलावा दूसरा अल्टरनेटिव भी है, अल्टरनेटिवली FeCl3 and dilute HCl may be added। सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा इस दोनों में से किसी और का भी यूज कर सकते हैं, लाइक FeCl3 या फिर डाइल्यूट HCl। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे इस NaCl का रिएक्शन FeSO4 के साथ कराते हैं, एक ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है Na4 FeCN6। तो जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में कोई कंपाउंड दिया रहे, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स। इतना ये बस याद रखना है तुम्हें, जो कि 12th में एक अलग से चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, तो वहां पे उसका नेमिंग देखना है, यहाँ पे वो नेमिंग की बात नहीं करेंगे। सर एसिडिफाइड मींस? एसिडिफाइड मींस क्या रहता है, एसिडिक है वहां पे, एसिडिक मीडियम है, बस इतना याद रखना है वहां पे। एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मींस एसिडिफाइड वर्ड का मीनिंग है कि एसिड के साथ रिएक्शन हो रहा है वहां पे, H+ का भी प्रेजेंस है वहां पे। अब जैसे NaCl का रिएक्शन FeSO4 के साथ हुआ, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का रिएक्शन FeCl3 के साथ कराया जा रहा है। FeCl3 बोलने का मतलब क्या है, Fe+3 और ये Cl-, और Fe+3 Fe दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अगर कुछ याद हो, +2 एंड +3। +2 में क्या बोलते हैं इसको, फेरस। और +3 में फेरिक। फेरिक। यहाँ पे जो FeCl3 ना लिख करके Fe+3 लिख दिया गया शॉर्ट में। और जब इस कंपाउंड्स का रिएक्शन FeCl3 या Fe+3 के साथ होता है, एक ही और भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, जिसका कि कलर क्या होता है, ब्लू। और ये अगर ब्लू कॉम्प्लेक्स बन पा रहा है, हम लोग समझ पाएंगे उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो तुम्हें ये रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, बस याद रखना है तुम्हें कि जब नाइट्रोजन को डिटेक्ट किया जाता है, वो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है उसका कलर क्या होता है, वो क्या आता है, ब्लू। और ये साइंटिस्ट नेम के बेसिस पे दिया गया है, प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। सर पर हाँ बताओ। प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स ये याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन ये तो याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कलर जो है ब्लू कॉम्प्लेक्स, ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स अगर बन रहा है तो वो किस एलिमेंट्स को डिटेक्ट कर पा रहा है,
नाइट्रोजन को। सर लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे आया? प्रोडक्ट मैंने बताया यहाँ पे, प्रोडक्ट यहाँ पर भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन तुम्हें अभी हम लोग आज ही क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका, उसमें देखोगे तो एक भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं यहाँ पे मिलेगा। और मैंने बताया भी कि रिएक्शन वगैरह नेम कहाँ से आएगा इसका, तो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th का पार्ट है वो। यहाँ पे सिर्फ देखना है कि नाइट्रोजन को लेसैंजे टेस्ट से अगर डिटेक्ट करना है तो उसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, इसको कि क्या बोलते हैं, प्रूसियन कॉम्प्लेक्स, और उसका कलर क्या होता है, ब्लू, दैट इज बोला जाता है प्रूसियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। इसको बस याद रखना है यहाँ पे। ये तो नाइट्रोजन के लिए डिटेक्शन के आगे यहाँ पे है। सेकंड है तुम्हारा सल्फर। सल्फर की बात करें हम लोग यहाँ पे है, तुम्हें इसमें दो ही चीज याद रखना है। यहाँ पे जो फाइनली आ रहा था तुम्हारा कि नाइट्रोजन के लिए तो पहले NaCN सोडियम फ्यूजन ये बन जाता है NaCN, और उसका रिएक्शन FeSO4 एक ही कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर इसका रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स का Fe3+ के साथ कराते हैं, दैट मीन्स FeCl3 के साथ, वो क्या बन जाता है, एक और कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका की नेम क्या है, फेरिक फेरोसाइनाइड। ये सारा जो नेमिंग है J1 में हो भी चुका है। जैसे पढ़ोगे पीरियड टेबल, उसके बाद वो चैप्टर आता है BIN, बेसिक नोमेनक्लेचर, वहां पे इसका नेम बताया जाता है कि कैसे इसका नेम आता है, फेरिक फेरोसाइनाइड। तभी बस याद रखना ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है, ब्लू। नहीं, रिएक्शन लर्न नहीं करना है बिल्कुल भी अभी यहाँ पे है। यहाँ पे जो क्वेश्चन हो वो काफी सिंपल सा होगा, आज हम लोग इसका सारा क्वेश्चन भी करेंगे, बस कलर याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर सल्फर। सल्फर के लिए टेस्ट, तो सल्फर का भी क्या बन रहा था, उसमें फ्यूजन एक्सट्रैक्ट आ रहा था वहां पे, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और सल्फर का क्या बनता था, Na2S। देखो ऊपर तुम लोग, जब सल्फर का रिएक्शन सोडियम के साथ हो रहा था, फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बन पा रहा था वहां पे, तो वो क्या बनता था, Na2S। The sodium fusion extract is acidified with acetic acid and lead acetate is added to it. A black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur. बहुत ही सिंपल सा है। वो जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाता सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2S, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दोगे, लेड एसीटेट के साथ। अब देखो ये सोचना कैसे है, एसीटेट क्या आता है यहाँ पे है, CH3 C डबल बॉन्ड O-, इसका नेम कौन बताओगे, तो मैं यहाँ पे H लगा देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। सही, एसिटिक बिल्कुल, एसिड। एसिटिक एसिड। और इसी एसिडिक एसिड में से जो H होता है, ये H जो कि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, वो एसिडिक नेचर का है। और ये अगर एसिडिक नेचर का है तो जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे, ये H+ यहाँ से बाहर चला जाता है, और यही क्या बन जाएगा तुम्हारा, एसीटेट आयन, O-, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। अब यहाँ पे Pb भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अगर 10th में ऐसा कुछ पढ़े, Pb+2 और Pb+4। तो +2 में क्या बोलते हैं Yes. इसको, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, Yes. लेकिन कुछ लोग पढ़े तो हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें आगे। Pb+2 में इसको बोलते हैं प्लम्बस, और ये क्या रहता है इसमें, प्लम्बिक, वो तो नेम आगे आएगा। तो इसी को क्या बोला जा रहा है कि Pb+2, और ये तुम्हारा CH3COO-, इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज है, और Pb पे क्या चार्ज आता है, Pb+2। यही +2 चार्ज तुम्हारा इधर आ जाता है, और इस पे जो चार्ज है -1, वो इधर आ जाता है यहाँ पे, तो यही क्या बन जा रहा है यहाँ पे है, CH3CO2 Pb। इसका इसी का नेम क्या है, लेड एसीटेट। एसीटेट आयन से बन रहा होता है, लेड के साथ कंबाइंड होकर के। क्लियर है, अब याद रह जाएगा यहाँ पे कि ये कैसे बन पा रहा था। अब जब इसी सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ करा देते हैं, तो कंपाउंड क्या बना लेता है उसमें, PbS, और ये कलर क्या शो करता है, ब्लैक। और जैसे ये ब्लैक कलर शो कर रहा है, हम लोग समझ पाएंगे
वो इंडिकेट हो पाता है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट होगा। ये तो काफी आसान सा था। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। ये फर्स्ट मेथड आ गया। सेकंड प्रोसेस और भी है सर सल्फर उसमें के। याद क्या रखना है फर्स्ट मेथड में? याद ये रखना है कि मान लो कि तुम्हें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर को डिटेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मैं शॉर्ट लिख देता हूँ ओसी, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर सल्फर प्रेजेंट है, जैसे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम के साथ करते हो और सल्फर भी प्रेजेंट है उसमें, वो क्या बना देता है उसमें Na2S, और इस Na2S का रिएक्शन फर्दर लेड एसीटेट के साथ कर देंगे यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सोडियम सल्फाइड जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था, किसके साथ रिएक्शन कराने के बाद वो ब्लैक कलर शो करता है यहाँ पे? ये लेड एसीटेट, जो कि मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया भी था। ये क्या होता है? लेड एसीटेट। और ये कलर याद रखना है, ब्लैक, PbS ब्लैक। ये यहाँ पे लेड एसीटेट, और ये कलर क्या होता है, किसका कलर ब्लैक होता है? तो PbS। ये याद रखना है तुम्हें यहाँ पे। सेकेंड मेथड है ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। दूसरा है कि यहाँ पे लेड एसीटेट के साथ ना रिएक्ट करा के किसी और के साथ रिएक्ट करा भी सकते हैं। अब इसी Na2S का रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करा देते हैं, Na2FeCN5। और जब भी स्क्वायर ब्रैकेट में दिया गया तो ये कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स। और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ जब होता है तो ये एक और कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, और इस कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होता है? वायलेट या पर्पल कलर का आता है वहां पे। और जैसे कलर शो कर पाता है, लोग समझ पाएंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सल्फर प्रेजेंट है। अपीयरेंस ऑफ वायलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ये सेकंड मेथड हो गया। थर्ड मेथड और है यहाँ पे। थर्ड मेथड यहाँ पे ये है कि एक साथ नाइट्रोजन और सल्फर को पता करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन सल्फर एक साथ प्रेजेंट है या नहीं है। बोथ आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देन सोडियम थायोसाइनेट, देखो यहाँ पे नेम भी आ रहा है, तो मैंने नेम ऊपर बताया था, NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। ब्लड रेड कलर इज फॉर्म्ड विद न्यूट्रल FeCl3। यहाँ पे जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था NaSCN ऊपर में, उसका रिएक्शन किसके साथ करा देना अब यहाँ पे? न्यूट्रल FeCl3 के साथ। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये फॉर्म हो जाता है कि जब नाइट्रोजन सल्फर को एक साथ डिटेक्ट करना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट है या नहीं है, तो जब वो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनता है तो उसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ। और जब उसका न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन होता है NaSCN का, वो कलर क्या शो करता है? ब्लड रेड कलर। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो पॉइंट को अंडरलाइन करना है तुम्हें। एक, न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं NaSCN का, और उसका जब फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसका कलर क्या होता है? ब्लड रेड कलर। इस टाइप से बस सोचना है यहाँ पे कि फाइनली कलर क्या रहता है इसका? ब्लड रेड। यस। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग इसमें। नेक्स्ट है इसमें हेलोजन, टेस्ट फॉर हेलोजन। हेलोजन के टेस्ट की बात करें हम लोग यहाँ पे। द सोडियम, हेलोजन का जब रिएक्शन हो रहा था, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो सबसे पहले क्या करते हैं? सोडियम मेटल का रिएक्शन करा देते हैं, और वो क्या बन रहा था ऊपर? NaX, सोडियम हाइलाइड। अब इसी सोडियम हाइलाइड का रिएक्शन AgNO3 के साथ कर देंगे, और जब AgNO3 के साथ हो जाएगा उसका रिएक्शन, वो क्या बनाता है वहां पे? AgX प्लस NaNO3 वो बाय प्रोडक्ट बनता है, उसको यहाँ पे दिखाने की जरूरत भी नहीं है। तो मेनली जो AgX बन गया यहाँ पे, ये क्या होता है? PPT फॉर्म करता है, नाइट्रिक एसिड एंड देन ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या होता है यहाँ पे? है AgX PPT फॉर्म करता है। अब किस कलर का PPT होता है तो तुम्हारा X पे डिपेंड करेगा कि X क्या है, दैट मीन्स कौन सा हेलोजन है। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि व्हाइट PPT फॉर्म होगा, व्हाइट PPT soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine।
यहाँ पे अगर क्लोरीन होगा दैट मीन्स एक्स की जगह पे क्लोरीन होगा, ये AgCl जब फॉर्म होता है तो AgCl का कलर क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। और व्हाइट पीपीटी अगर फॉर्म हो रहा है तो हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वो क्लोरीन। एक्स का क्लोरीन। मतलब क्या है कि अगर आफ्टर रिएक्टिंग विथ AgNO3 AgX फॉर्म हो रहा है, AgX अगर पीपीटी फॉर्म हो रहा है हम लोग समझ पाएंगे हेलोजन प्रेजेंट है। कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है तो वो कलर के बेसिस पे पता कर पाता है। अगर व्हाइट पीपीटी आ रहा है तो लोग समझ पाएंगे वो कौन सा होगा, क्लोरीन। येलो येलो इस पीपीटी, येलो जैसा कुछ हल्का येलो कलर का आ रहा है तो लोग समझ पाएंगे वो कौन सा प्रेजेंट होगा, ब्रोमीन। येलो पीपीटी दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें, येलो इस और वो येलो। येलो है और लाइट येलो है। सही है बिल्कुल। येलो का मतलब क्या है कि ये कंप्लीट येलो और ये लाइट येलो। अगर लाइट येलो आ रहा है तो वो किसको पर इंडिकेट करता है, वहां पे ब्रोमीन को। और अगर येलो कंप्लीट येलो कलर आ रहा है तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, आयोडीन को। तो ये तीनों पॉइंट से क्लियर है तुम्हारा कि एक्स जो है वो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कौन सा है वहां पे। और मेनली क्लोरीन के लिए हम लोग नहीं कराता यहाँ पे। तो आगे उसका एक रीजन भी है, नीचे सबसे देखेंगे हम लोग क्लोरीन के लिए भी। और एक यहाँ पे नोट भी लिखा गया है, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू डिकम्पोज साइनाइड और सल्फाइड। अब मान लो कुछ कंपाउंड्स में जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोजन भी प्रेजेंट था, सल्फर भी हो सकता है प्रेजेंट। और जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या बना लेता था, साइनाइड। सल्फर प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, हो सकता है सल्फाइड भी प्रेजेंट हो उसमें। इसको पहले क्या करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को बॉइल कर देते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, जिससे कि अगर साइनाइड सल्फाइड होगा तो वो डिकम्पोज हो जाएगा वहां पे, वो ना रहे फाइनली। तो सिर्फ क्या बच जाएगा तुम्हारा, NaX बच जाएगा वहां पे। और NaX का रिएक्शन जब AgNO3 के साथ होगा तो फिर वो AgX का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बस दे दिया गया यहाँ पे कि एग्जैक्ट क्या रीजन है वो, कि नाइट्रिक एसिड के साथ पहले क्यों रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि साइनाइड और सल्फाइड अगर प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन में तो डिकम्पोज हो सके। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट फॉर सल्फर। इसमें ये कलर इंपॉर्टेंट है कि क्लोरीन क्या, कौन सा क्लोरीन कब प्रेजेंट होगा, जब व्हाइट पीपीटी होगा। येलो इस पीपीटी होगा तो ब्रोमीन, और कंप्लीट येलो पीपीटी देन आयोडीन। फोर्थ है इसमें टेस्ट फॉर फास्फोरस। द कंपाउंड इज हीटेड विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड। द phosphorus present in the compound is oxidized to phosphate. The solution is boiled, देखते हैं क्या होगा, with nitric acid and then treated with ammonium molybdenate। अब यहाँ पे मान लो कि कोई कंपाउंड है तुम्हारा और उसका रिएक्शन, उसमें फास्फोरस को पता करना कि फास्फोरस प्रेजेंट है या नहीं। तो उसका रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ कर देते हैं हम लोग वहां पे, सोडियम पेरोक्साइड के साथ, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो तुम्हें बताया जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहता है। जैसे सोडियम पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होता है उस कंपाउंड्स का, और अगर फास्फोरस प्रेजेंट है वो क्या फॉर्म कर लेता है, Na3PO4। और जैसे ये Na3PO4 आ गया सोडियम फॉस्फेट, इसका रिएक्शन आप किसके साथ कर देते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3। और जैसे HNO3 के साथ रिएक्शन हो तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, H3PO4 और NNO3। H3PO4 का नेम क्या होता है इसमें, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड RIC, फास्फोरिक एसिड। अब इस फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन कर देते हैं अमोनियम मोलिबडेट। मोलिबडेनम एक एलिमेंट्स है, देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में। अमोनियम मोलिबडेट इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं H3PO4 का। और जैसे ये कंपाउंड बन जाता है यहाँ पे NH4 थ्राइस PO4.12MO3 अमोनियम फॉस्फोमोलिबडेट, ये कलर शो करता है। इसका कलर क्या रहता है यहाँ पे, है येलो कलर। येलो। और येलो कलर अगर आ रहा है वहां पे, येलो कलर और प्रिसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। येलो कलर का पीपीटी फॉर्म हो रहा है, हम लोग समझ पाएंगे उसमें फास्फोरस भी प्रेजेंट होगा। अब इसमें याद क्या रखना वो देखना है कि फास्फोरस को जब डिटेक्ट करना है
इसका पहले किसके साथ रिएक्शन कराओगे, सोडियम पेरोक्साइड Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड, और इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो वो कंपाउंड क्या बनाता है, Na3PO4, और इसका रिएक्शन फर्दर HNO3 के साथ कराते हैं तो फिर H3PO4 बन पाता है, और इसका रिएक्शन अमोनियम मोलिब्डेट के साथ तो अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बन पाता है, और इसका कलर क्या आता है, येलो। देखोगे 5 मिनट देख लो, इसमें वेट करो, इसका क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना कि किस टाइप से इसका क्वेश्चन आता है। एक लास्ट है इसमें, यहाँ पे ये आ रहा था फास्फोरस के लिए, देखो लास्ट फास्फोरस ही था। नेक्स्ट आ जाता है इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। एक मिनट देखो, इसमें क्वेश्चन की बात करूं मैं इसमें, तो इसमें तो मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा क्वेश्चन, लेकिन तुम अपने बुकलेट में देखो मॉड्यूल के क्वेश्चन वहां पे। एक मिनट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग उसको करते हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन H, यस सर, देख पा रहे हो सब लोग, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन H। 4-5 क्वेश्चन हम लोग 2 मिनट में हो जाएगा, वो क्वेश्चन देख लोगे। अब इसमें जो यहाँ पे आ रहा है, सब लोग क्वेश्चन देख पा रहे थे, H1 फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का। इन द लसेंजे टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गेव रेड कलर विथ FeCl3। रेड कलर विथ FeCl3 कंपाउंड कैन, वो कंपाउंड्स क्या हो, तो FeCl3 के साथ रिएक्शन के बाद वो रेड कलर कब आता था, ब्लड रेड कलर, जब उसमें हम लोग नाइट्रोजन सल्फर एक साथ डिटेक्ट कर रहे थे। देखो उसमें यस सल्फर सर, वाले में सल्फर का जो लास्ट पॉइंट था, उसमें डिटेक्शन ऑफ सल्फर का जो लास्ट पॉइंट था, जिसमें नाइट्रोजन सल्फर को एक साथ डिटेक्ट कर रहे थे, उसी में क्या आ रहा था तुम्हारा, रेड कलर विथ FeCl3। यहाँ पे ऑप्शन में सोचना है कि किस ऑप्शन में ऑप्शन नाइट्रोजन सल्फर एक साथ प्रेजेंट है। ऑप्शन चेक करो वहां पे, सब बी, ऑप्शन बी। ओनली Option ऑप्शन B बी सर। में नाइट्रोजन सल्फर एक साथ प्रेजेंट है, बाकी किसी और ऑप्शन में नाइट्रोजन सल्फर एक साथ प्रेजेंट नहीं। तो आंसर क्या था तुम्हारा बी। क्लियर है। H2 की बात करें हम लोग, H2 में बोला जा रहा है द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लासांजे टेस्ट। लासांजे टेस्ट में ब्लू कलर कौन शो नहीं करेगा वहां पे, इसका देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मिनट कैसे सोचना है। यहाँ पे मैं स्क्रीन को ऊपर करता हूँ, थ्योरी वाले पार्ट में देखोगे कि ब्लू कलर शो करने का मतलब क्या था। ये तुम्हारा आ रहा था प्रूसियन ब्लू, यहाँ पे तो ये ब्लू कलर आ रहा था। तो ब्लू कलर कब आता था, तो नाइट्रोजन जब भी आएगा उसके साथ कार्बन भी प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन कभी अकेले नहीं आता है। सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगा, देखिए सोडियम का रिएक्शन सिर्फ सल्फर के साथ करा दे रहे हैं, हेलोजन के साथ करा दे रहे हैं, बट जब नाइट्रोजन के साथ आता है, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना होगा, उसके साथ कार्बन भी आएगा ही आएगा, तभी वो NaCN बन पाता है। तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट कर रहे थे, जो कि ब्लू कलर आ रहा था वहां पे, तो वहां पे कार्बन भी प्रेजेंट हो, तभी वो डिटेक्शन पॉसिबल हो पाता है। अब ऑप्शन चेक करके बताओ कि उसमें कौन सा ऑप्शन आ सकता है वहां पे। ऑप्शन सी। अब देखो इसमें देखना है कि बोला जा रहा है कि डज नॉट गिव ब्लू कलर, ब्लू कलर कब नहीं देगा, जिसमें कि कार्बन नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा। ए ऑप्शन में तो कार्बन नाइट्रोजन है प्रेजेंट, सर सी, सी ऑप्शन में भी तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन है, सी ऑप्शन में भी सी में कार्बन नाइट्रोजन है, तो सिर्फ सी ऑप्शन में तुम्हारा कार्बन नाइट्रोजन एक साथ नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आता है, सी। सी लासांजे टेस्ट से ब्लू कलर शो नहीं कर पाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कैसा क्वेश्चन है, मैं इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ कि आइडिया हो कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से रहता है। H3 की बात करें वहां पे हम लोग, द सोडियम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विद एसिटिक एसिड एंड एडिशन ऑफ लेड एसीटेट, सॉल्यूशन गिव्स अ ब्लैक PPT PBS, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेंट्स, तो कौन सा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा किसको कंटेन कर रखा होगा, कौन सा एलिमेंट, सोचो उसमें।
हमने H3 छोड़ दिया क्या? हाँ सर, आप बताओ। H4 पढ़ रहे हैं। H3 रह गया सर। ओके, H3 रह गया, एक मिनट। तो देख लेते हैं H3 को भी, हम लोग H4 पे डायरेक्टली आ गए। H4 को देख लो, इसके बाद H3 पे आ जाते हैं। H4 में कौन सा आ जाता है, एक बार क्वेश्चन एड करो H4 को। H4 में क्या आ जाता, किसको इंडिकेट करता है? लेड एसीटेट, sulfur. सल्फर। देखो ऊपर में थ्योरी एक बार देखो भी, यस सर, सल्फर। सल्फर। तो वहां पे क्या आ रहा था कि लेड एसीटेट सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर रहा था, दैट मीन सल्फर को इंडिकेट कर रहा है। तो आंसर क्या था तुम्हारा? सी, सल्फर। H3 की बात करें हम लोग, H3 भी आसान सा है। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल फॉर्म। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो नाइट्रोजन है तो उसके साथ क्या होगा? कार्बन भी रहता ही रहता है। और इसका रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं, वो क्या फॉर्म हो NaCl। जाता? NaCN। ये आंसर आ जाता तुम्हारा, NaCN। क्लियर है? H3 H4 हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है H5, इसको भी देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग बस समझ आना चाहिए कि किसमें किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा। H5 में द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विथ FeCO FeSO4 सॉल्यूशन या फिर FeCl3 एंड HCl गिव्स रेड सॉल्यूशन। द रेड कलर ऑफ, रेड कलर किसका रहा था वहां पे? तो कौन सा कंपाउंड बन रहा था, एक बार चेक करो उसमें। इसमें अगर चेक करोगे यहाँ पे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ रहा था, सी। जो रेड कलर का आ रहा था यहाँ पे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा था सर। इसमें क्या रहेगा वहां पे तुम्हारा? मिनट देख लोगे सर, इसमें आप। नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसमें क्या रहेगा तुम्हारा एक साथ? FeSCN, जिसमें कि FeSCN भी प्रेजेंट हो, FeSO4 एंड FeCl3। वहां पे क्या हो, सल्फर भी एक साथ प्रेजेंट हो, तो सल्फर किस में प्रेजेंट आ रहा है वहां पे? सिर्फ एक ही कंपाउंड्स में आ रहा है, मतलब SCN टाइप का बन रहा है वहां पे। FeSCN किस में फॉर्म हो सी रहा है ऑप्शन तुम्हारा? होगा ना? सी ऑप्शन में। यस सर। क्लियर है? वहां पे FeSCN टाइप का बनना है वहां पे। FeSCN SCN भी साथ में हो, तो सी ऑप्शन है। हाँ बताओ, कुछ डाउट हो अगर उसमें? नो सर। तो ठीक है। H5 में बस इसी टाइप से देखना है कि H5 में जो कंपाउंड फाइनली बनता है उसमें SCN FeSCN, जो कि क्या रहता है? ब्लड रेड कलर का। इस टाइप का कोई कंपाउंड आ जाता तुम्हारा। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए है। नेक्स्ट है इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। देखने के एक क्वेश्चन आता है मन में कि सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस क्या है? तो क्वालिटेटिव हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है, नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन वो प्रेजेंट है या नहीं है। अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है कि अगर प्रेजेंट है तो कितने तो कितना अमाउंट है? में प्रेजेंट है, उसका कितना क्वांटिटी है। मीनिंग क्लियर है सबको, क्वांटिटेटिव और यस सर। क्वालिटेटिव का? यस सर। क्वालिटेटिव का मीनिंग था कि वो प्रेजेंट है या नहीं, वो इंडिकेट डिटेक्ट करना था वहां पे। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि अगर है उसमें प्रेजेंट तो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है, वो चेक करना है वहां पर। इसमें बस रीड कर लो, ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें। आफ्टर द डिटेक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेक्स्ट स्टेप इज द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर परसेंटेज कंपोजिशन। देख लोगे वहां पे कुछ नया नहीं है। अब उसमें पता करना है कि एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको एस्टिमेट करने के लिए एक मेथड है लाइबिक्स मेथड। और इस लाइबिक्स मेथड में करते क्या है तो देखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे।
बिल्कुल क्वांटिटेटिव एनालिसिस कंप्लीट, थोड़ा नहीं कंप्लीटली वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है। समझ लेते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, हम लोग बस एक एक पॉइंट देख के जाएंगे उसमें। वहां पे नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे है कार्बन पे आ जाते हैं। सबसे पहले कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहाँ पे है कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एस्टिमेटेड टुगेदर बाय लाइब्रेरी मेथड। प्रिंसिपल क्या है इसका? तो कार्बन अगर प्रेजेंट हो, तो हम ऊपर भी देख रहे थे, रिएक्शन किसके साथ करेगा? CuO के साथ। इसका रिएक्शन जब CO के साथ होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? CO2 प्लस कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट अगर होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसका भी रिएक्शन जब CuO के साथ होता है वो क्या बनाता है? वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज कलेक्टेड इन पोटाश एलम। देख लो, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, कैलकुलेशन वाले पार्ट का आता है। यहाँ पे कैलकुलेशन का यहाँ पे दे भी रखा है। अब यहाँ पे तुम्हें सोचना है इस केस में, देख लोगे इसमें अलग से कुछ करना नहीं, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मेंस का पार्ट ये रहता है और आसान पार्ट रहता है। अब इसमें देखना है यहाँ पे मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स W ग्राम में, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मास W ग्राम है, मास, और उसी W ग्राम में कितना कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है ग्राम में, वो पता करना है। इसमें क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा कि वाटर जो फॉर्म होता है, मास ऑफ वाटर फॉर्म, वो x ग्राम है। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ U2, उसका जो भी उसका बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड y ग्राम है। अब यहाँ पे उसका परसेंटेज निकाला गया है। CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? निकाल के देखो, CO2 का मोलिकुलर मास 44. 44। यस सर। और 44 ग्राम में, 44 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना होगा? एक ही कार्बन है, दैट मीन्स 12 ग्राम। ये पॉइंट तो क्लियर है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट होगा? तो 12 ग्राम। और y ग्राम ऑफ CO2 जो कि क्वेश्चन में गिवन रहता है, y ग्राम ऑफ CO2 में कार्बन कितना प्रेजेंट होगा तुम्हारा? तो 44 में 12 ग्राम, तो y ग्राम में कितना? तो 12 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 44। ये तुम्हारा कार्बन का अमाउंट पता चल गया कि 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन, तो y ग्राम CO2 है, उसमें कितना कार्बन होगा? तो 12 इंटू वाई अपॉन 44। ये कार्बन का वेट पता चल गया ग्राम में। सर 44 से क्यों डिवाइड किया उसको? यूनिटरी मेथड पढ़े हो गए, एक एक नियम जो बोलते हैं इसको परसेंटेज निकालने के लिए, कि 44 ग्राम CO2 में 12 ग्राम कार्बन, तो y ग्राम ऑफ CO2 में तो कितना डिवाइड हो ग्राम जाएगा कार्बन? 12/44। यस 12 सर, इंटू वाई डिवाइडेड बाई 44। समझ क्लियर गया। है कि अभी भी डाउट है इसमें? नो सर। चलो ये तो करना है, सिंपल मैथ्स है, इतना तो आना चाहिए। अब तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही सेम लॉजिक। अब ये y ग्राम जो आ रहा है यहाँ पे, तुम्हारा कार्बन का अमाउंट पता चल गया। अब ये कितने परसेंटेज में है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उसके लिए नीचे एक इक्वेशन दे रखा है, हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं वहीं से। इसमें देखो दिया गया यहाँ पे कि 9 इतना कार्बन का अमाउंट पता चल गया। 12y अपॉन 44 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो W ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का अमाउंट पता चल गया। अब परसेंटेज में निकाल लो, तो 12y अपॉन कार्बन का जो वेट है इतना, उसको डिवाइड कर दो टोटल वेट से इंटू 100। तो टोटल वेट से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्बन का परसेंटेज में पता चल जाएगा कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेम हाइड्रोजन के लिए भी रहता है, यहाँ पे है। हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा तुम्हारा? इसमें हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हो रहा था वो क्या फॉर्म होता था? H2O। यहाँ पर भी सेम, अगर H2O फॉर्म हो रहा तो 18 ग्राम ऑफ H2O में हाइड्रोजन कितना होगा तुम्हारा? 12 ग्राम। H2O का मोलिकुलर मास 18 ग्राम ऑफ H2O में
हाइड्रोजन कितना होता है 12 ग्राम, x ग्राम H2O में कितना रहेगा तुम्हारा 2x डिवाइडेड बाई 18 ग्राम। ये तुम्हारा हाइड्रोजन का अमाउंट पता चल गया। परसेंटेज में निकालना है, जो इसका हाइड्रोजन का मास आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल मास डिवाइडेड बाय W, ये तो तुम्हारा हाइड्रोजन का आ गया, डिवाइडेड बाय W इंटू 100, तो तुम्हारा हाइड्रोजन परसेंटेज में पता चल पाएगा। और इसी के लिए तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया गया, क्वेश्चन को खुद से रीड करो वहां पे, इसका लॉजिक मैंने बता दिया है, खुद से सोचो इसमें। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट इतना कर लोगे वहां पे। ये W ग्राम जो वेट है यहाँ पे है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वेट दे दिया गया है। गिव ऑन कंबसन, कंबसन का मतलब क्या वहां पे है, O2 के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है यहाँ पे, या सिंपली CO के साथ बोल सकते हो। तो क्या बन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है तुम्हारा 0.264 ग्राम। तो कार्बन के साथ रिएक्शन जब होगा O2 के साथ, कंबसन का मतलब क्या है, O2 के साथ रिएक्शन, तो क्या फॉर्म कर रहा है CO2। कितना CO2 बन रहा है तुम्हारा 0.26 ग्राम CO2। तो 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होता है 44 ग्राम CO2 में। तो 0.26 ग्राम ऑफ CO2 में कितना ग्राम कार्बन, 12 इंटू 0.264 डिवाइडेड बाई 44, ये तो क्या जा रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा कार्बन का अमाउंट पता चल गया। उसी को परसेंटेज में निकालना है, तो जो टोटल वेट है कंपाउंड्स का उससे डिवाइड कर दो इंटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा कार्बन का। और यही सेम हाइड्रोजन के लिए भी सर सेम है, बस XY में उधर दिया था और इधर वैल्यू दी बिल्कुल वही सेम है, तुम लोग खुद से कर सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। ओके। चलो ठीक है, आगे बढ़ता हम लोग इसमें। ये कार्बन हाइड्रोजन के लिए पता चल गया। नेक्स्ट है तुम्हारा एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो वो कैसे होता है, देयर आर 2 मेथड्स फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पे ये 2 मेथड इंपॉर्टेंट रहता है, डुमाज मेथड एंड जेल्डर्स मेथड। डुमाज मेथड में क्या करते हैं, इसका जो प्रिंसिपल होता है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स, दैट मीन जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। प्रिंसिपल को एक बार रीड करोगे देखोगे उसमें, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली वही रिएक्शन के बारे में लिख रखा होता है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो और उसका रिएक्शन अगर CO के साथ होता है तो वो किसमें कन्वर्ट करता है, हम ऊपर देख रहे थे, कार्बन को CO2 में और हाइड्रोजन को H2O में, बाकी वो CO बन जा रहा था। अब उसमें अगर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और वो नाइट्रोजन अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, वो क्या बना लेता है वहां पे N2 नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो बनता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का फर्दर रिएक्शन कॉपर के साथ कर देंगे तो फिर से N2 ही बन जाता है। मेनली यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन हो रहा होता है, कॉपर का रिएक्शन जब कराते हैं नाइट्रोजन के साथ। अब इसमें जो लॉजिक है, जो कैलकुलेशन करना, वो नीचे देखना यहाँ पे। अभी डुमाज मेथड की बात कर रहे हैं पहले हम लोग। सीधा हम लोग कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। अब देखोगे यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे ये है नाइट्रोजन का अमाउंट पता करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि पता करना है कि नाइट्रोजन कितने अमाउंट में है, उसका वेट दे रखा है W ग्राम। वॉल्यूम ऑफ मोस्ट नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन जो अगर प्रेजेंट होगा उसमें जो N2 बन रहा है वहां पे, रिएक्शन देखो तुम लोग N2 बन रहा था, आफ्टर रिएक्शन जो N2 फॉर्म हो रहा है मोस्ट नाइट्रोजन है वहां पे, उसका वॉल्यूम क्या है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पे, मिलीलीटर या लीटर, सेंटीमीटर क्यूब बोलो या फिर उसको ml में आ रहा है, सही है। बैरोमेट्रिक प्रेशर, अब अगर वॉल्यूम गैसियस फॉर्म में है उसका कुछ प्रेशर भी होगा, क्योंकि प्रेशर दे रखा है PMM। रूम टेम्परेचर पे होगा T केल्विन, कुछ जो भी टेम्परेचर है T केल्विन दिया गया है यहाँ पे।
प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। अब उसमें उस देखोगे रिएक्शन में तो तुम्हारा CO2 भी फॉर्म हो रहा था और वाटर भी फॉर्म हो रहा था। जो वाटर वेपर का प्रेशर है, नाइट्रोजन गैस तो फॉर्म हो ही रहा था उसमें, साथ साथ वाटर भी फॉर्म हो रहा था, तो वाटर भी कुछ वेपर एग्जैक्ट करेगा वहां पे है। और जब वाटर का भी वेपर होगा उसका जो T टेम्परेचर पे है उसका प्रेशर क्या है, PMM, स्मॉल में दिया गया ये। यहाँ पे निकालना था तुम्हें सर कुछ पार्ट। प्रेशर ऑफ ड्राई N2 का प्रेशर क्या रहेगा, टोटल प्रेशर तुम्हारा PMM है, और वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो स्मॉल p है। बेसिकली क्या रहता है, मॉइस्ट प्रेशर, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर, दैट मीन्स ये मॉइस्ट ओवरऑल है वहां पे, नाइट्रोजन का भी प्लस वाटर का। तो सिर्फ ड्राई N2 का प्रेशर क्या होगा, कैपिटल P माइनस स्मॉल p, वो क्या है तुम्हारा ड्राई N2 का प्रेशर। अब एक ही इक्वेशन पढ़े होगे तुम लोग, PV इक्वल टू nRT। Yes, sir. यही इक्वेशन अप्लाई करना था यहाँ पे। n क्या कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो PV इक्वल टू T, वही इक्वेशन यहाँ पे लगाया गया, PV इक्वल टू T। PV इक्वल टू T को नीचे ले आओगे इसमें, ये क्या रहेगा तुम्हारा कांस्टेंट। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ N2 टू HTP, V1 क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो कंप्लीटली फिजिकल का पार्ट है ये। अब इसमें निकालना क्या है मुझे, ओवरऑल V2, और जब V2 निकालना यहाँ पे है तुम्हें गिवन क्या रहेगा, इसमें P1 गिवन रहेगा, V2 निकालना ही है। P1 निकाल सकते थे माइनस करके P माइनस P, तो ड्राई N2 का प्रेशर निकल जाएगा यहाँ से, क्वेश्चन में गिवन होगा डेटा। P2 स्टैंडर्ड प्रेशर आता है 760 mm, T1 ये टेम्परेचर गिवन होगा, और T2 स्टैंडर्ड आता है, P2 और P2 T2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या रहता है इसमें 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या रहता है 760 mm ऑफ Hg। तुम्हें T1 क्वेश्चन में गिवन होगा, G1 भी गिवन होगा, P1 के लिए भी निकालने के लिए दोनों डेटा गिवन होगा, V2 फार्मूले पे पुट करके निकाल लोगे यहाँ पे। और जैसे V2 निकल गया तुम्हारा इसमें, तो स्टेप उसके लिए फिर दिया गया उसमें, वहां पे क्या निकल जाएगा V2 इस फार्मूले से। उसी स्टेप 2 को कैलकुलेशन के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे, ये प्रोसेस करो, या फिर जो डायरेक्टली फार्मूला दे रखा है दूसरा तरीका ये है, या तो ये प्रोसेस से जब क्वेश्चन आता है, या इन शॉर्ट परसेंटेज नाइट्रोजन के लिए फार्मूला दे रखा है, तो ये फार्मूला याद रखो। ये जो मैंने देखा अभी यहाँ पे उसी के लिए कि डेटा के बेसिस पे दिया गया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डुमाज मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन भी दिया गया यहाँ पे है। तो बहुत ज्यादा टाइम में बस एक क्वेश्चन ये देख लेता है यहाँ पे है, कि क्वेश्चन कैसे आ रहा था यहाँ पे। सर ये एडवांस में आते क्या क्वेश्चंस? नहीं, मैंने पहले क्लियर कर दिया, ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का ये एडवांस का पार्ट ही नहीं है, मेनली जे मेंस का पार्ट है। मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, तो ये जो फार्मूला, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, प्रोसेस से जाओ या फिर डायरेक्टली इस फार्मूले से तुम वैल्यू पुट करके निकाल लो यहाँ पे। ये PV इक्वल टू nRT तुम लोग पढ़ चुके हो, तो ये क्वेश्चन खुद से देखो एक बार यहाँ पे है। और लास्ट मेथड जो है, इसमें एक और मेथड था नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए, जेल्डर्स मेथड। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको भी, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कल ही है उसमें हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, और इसका जो लास्ट पार्ट है हाफ एन आवर में एक बार हम लोग देख भी लेंगे इसमें, क्योंकि मोलरिटी वगैरह का यूज हुआ है यहाँ पे। एम की लेट मोलरिटी ऑफ एसिड, एम का एसिड का मोलरिटी वगैरह दिया गया है, तो एक बार खुद से रीड भी करोगे इसको, जो कि मुझे कल इसको डिस्कस करें तो आसान हो जाए तुम्हारे लिए। कंप्लीटली फिजिकल का पार्ट इसको खुद से रीड करना है तुम्हें। प्रोसेस नहीं अगर याद रखना चाहो तो फार्मूला दे रखा है, कि यहाँ पे फार्मूला पे भी पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन इधर आता है इस पार्ट से। तो ठीक है, आज टाइम हो रखा है,
कल के लेक्चर में एक बार खुद भी रीड कर लोगे, कल मैं 10 मिनट एक्सप्लेन भी कर दूंगा इसमें कैसे रहता है, और इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चन भी कर लेंगे एक दो हम लोग। तो तुम्हारा जो होमवर्क है इसको एक बार रीड करना यहाँ पे है, जेल्डस में करके नीचे जो भी एक दो प्रोसेस है, और इसके अलावा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का सेक्शन ई एफ जी एच तो मैंने कर ही दिया है, और आई भी कर सकते हो खुद से, ऐसा कुछ नया नहीं। एक बार जो अच्छे से पढ़ लोगे क्वेश्चन आई भी खुद से कर लोगे, आई सेक्शन भी, सॉरी जी एच तो कर ही दिया, आई दैट मीन्स पूरा बुकलेट कर सकते हो, अब इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ अगर ये क्वेश्चन आता है जेल्डर्स मेथड का, उसको एक बार कर सकते हो तो कर लोगे खुद से, पूरी पढ़ के फार्मूला पे डायरेक्टली पुट करके, या तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे थोड़ा सा इसको भी। बट ये सेक्शन ई एफ जी तो कंप्लीट करोगे। और एक्सरसाइज 2 का भी क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 में जहां भी न्यूमेरिकल आता है उसको छोड़ दोगे, बाकी क्वेश्चन कर लोगे, जो कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन पीओसी का सेक्शन है। एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट करना है तुम्हें अब, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 एक्सेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। चलो ठीक है, इस वीक में हम लोग पूरा ये पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग डायरेक्टली प्रीव्यू टेबल पे आ पाएंगे। 2 लेक्चर है, हम लोग डिस्कशन के साथ भी कंप्लीट कर लेंगे इसको, क्योंकि 2 लेक्चर में मेनली डिस्कस ही करना है, पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ सही नहीं है। एक बार ये मोलरिटी वगैरह अगर पढ़े ही हो फिजिकल में तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे टेस्ट पढ़े ही हो, समझ में आ पाएगा चाहिए कि क्या क्या किया गया है। मोलरिटी रिलेशन ये पढ़े होगे सब लोग, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 ऐसा कुछ पढ़े होगे। यस सर। तो ठीक है, तो ऐसा सब कुछ पढ़ रखो जिसमें कुछ भी नया नहीं है। इवन ये पार्ट कई जगह बोल देते हैं डायरेक्टली कि फिजिकल में पढ़ चुके हो, कराया भी नहीं जाता है। बट ठीक है, एक बार टाइम है अपने पास, एक बार क्वेश्चन भी कर लेंगे यहाँ पे, एक बार रीड कर लेंगे तो कुछ नया नहीं हो जाएगा क्लियर। तो ठीक है, फिर मैं सेशन आज का यहीं पे एंड करता हूँ। बट ये होमवर्क कंप्लीट कर लो एक्सरसाइज 1 का, जो तुम लोग कल डिस्कस करेंगे, इतना तो हम पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर एक्सरसाइज 2 पर आएंगे हम लोग। बहुत दिन से होमवर्क कर नहीं रहे थे, जो लोग कर लिए तो ठीक है, जो लोग कर लिए ये पार्ट एक्सरसाइज 2 सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड देन एक्सरसाइज 3 भी। एक दिन इसका टाइम दो, इस पे इसका होमवर्क कंप्लीट करो पहले सब लोग। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ फिर अभी यहीं पे। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय।